हेलो एवरीवन। आज हम आपको जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, मानी हुई यूनिवर्सिटी है, उसकी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उसके आंसर्स आपके साथ एक्सप्लेन करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर 2020 का है जो कि ऑनलाइन हुआ था। ये ऑप्शनल था, आप ऑनलाइन भी दे सकते थे और ऑफलाइन भी दे सकते थे। तो देखो, जो फर्स्ट ये 22 क्वेश्चन से स्टार्ट करें क्योंकि जो 21 तक क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चंस हमारे रीजनिंग, मैथ्स और कंप्यूटर से रिलेटेड थे। यहाँ से हमारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। आई होप ये आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे और उसके साथ साथ जो भी बच्चे हमारे पीजीटी लेवल के स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे हैं उनकी भी कुछ हेल्प हो पाएगी। तो चलो देखते हैं। इन विच ईयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज स्टार्टेड ट्रेडिंग इन सिक्योरिटी। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है जो हमारा कब आया था? 1875 में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। इन विच ईयर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट वाज पास्ड। तो सिक्योरिटी सेबी जो हमारा था वो कब पास हुआ था? 1992 में। उसके बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वाज इनकॉर्पोरेटेड इन। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो वो कब हुआ? आया था 1992 में। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। द ऑब्जेक्टिव ऑफ लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी इज टू प्रोवाइडेड। तो जो लिस्टेड सिक्योरिटी होती हैं वो क्या प्रोवाइड करवाती है? देखो, लिक्विडिटी भी प्रोवाइड होती है क्योंकि उससे क्या होता है, लिस्टिंग अगर हमारी कहीं पर लिस्टिंग है सिक्योरिटीज़ तो उससे जो हमारे सेलर्स हमें सेल करनी है या फिर बाय करनी है उससे हमें लिक्विडिटी हो जाती है, जल्दी ही सेल कर सकते हैं, जल्दी ही उनको बाय कर सकते हैं, मार्केटेबिलिटी भी हो जाती है और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन भी मिलती है क्योंकि जो सेबी पर जो लिस्टेड पर्सन्स होते हैं वही उसको सेल और बाय कर सकते हैं। तो इससे क्या होती है, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शन भी मिलती है। तो ऑल ऑफ दीज इसका ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद है सिक्योरिटीज़ आर रिलेटेड टू प्राइमरी मार्केट। तो सिक्योरिटीज़ हैं जो प्राइमरी मार्केट है, प्राइमरी मार्केट की जो सिक्योरिटीज़ है वो रिलेटेड होती हैं। देखो, जो प्राइमरी मार्केट होती है उसमें हम न्यू इशू ऑफ शेयर्स, न्यू इशू ऑफ डिबेंचर, न्यू इशू ऑफ बॉन्ड्स, ऑल ऑफ दीज आ जाएगा क्योंकि प्राइमरी मार्केट में हम ऐसे शेयर, डिबेंचर या बॉन्ड इशू करते हैं जो पहले इशू नहीं किए गए, जिनको हम फर्स्ट टाइम इशू कर रहे हैं, तो उनको वो सारे किस में होते हैं? प्राइमरी मार्केट में आते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद ट्रेजरी बिल आर इश्यूड ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ट्रेजरी बिल किसके बिहाफ पर? सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर कौन इशू करता है? तो ट्रेजरी बिल हमारे आरबीआई इशू करता है। ट्रेजरी बिल रिप्रेजेंट शॉर्ट टर्म बोरोइंग ऑफ द। शॉर्ट टर्म बोरोइंग होती है, ये शॉर्ट टर्म उधार होती है किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट की। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिटार क्या होते हैं? ये फुल्ली सिक्योर्ड। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कैन बी सब्सक्राइब्ड बाय। तो कौन इसको परचेज कर सकता है? इंडिविजुअल, ट्रस्ट और नॉन रेजिडेंट इंडियन। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर आ जाएगा। देखो, अगर एक दो क्वेश्चंस का आपको आंसर रॉन्ग लगता है या फिर आपको पता है कि इसका आंसर मैंने ये बता दिया है बट ये नहीं होना चाहिए था, तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा ताकि और स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम नहीं आए क्योंकि कई बार हमें भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइम पढ़े होते हैं, ठीक है, तो उनके आंसर्स रॉन्ग होने के चांस हो जाते हैं। तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक कमर्शियल पेपर इज इशूड बाय। तो कमर्शियल पेपर को कौन इशूड करती है? कंपनी, क्योंकि ये कॉरपोरेट सेक्टर में यूज़ किया जाता है, तो इसको इशू कौन करती है? कंपनी। कमर्शियल पेपर वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया फ्रॉम द ईयर। तो किस ईयर में कमर्शियल पेपर आए थे? हमारे 1990 में आए थे। ऑप्शन नंबर सेकंड। विच वन इज़ नॉट ए टाइप ऑफ बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड का टाइप नहीं है? तो देखो, ये तीनों हमें सुने सुने लग रहे हैं बट जो पुटेबल बॉन्ड है इसका नाम फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। डिबेंचर स्टॉक मस्ट बी। देखो, डिबेंचर स्टॉक कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स तो हम अपने एक्सपीरियंस के बेस पे भी लगा सकते हैं क्योंकि जो देखो डिबेंचर्स हैं उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा होता पार्सली पेड, ठीक है, या कितने कॉल्ड अप, वे क्या होते हैं? फुल्ली पेड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर आ जाएगा।
तो क्रेडिट रेटिंग इन ऑल इश्यू ऑफ डिबेंचर इज, तो क्रेडिट रेटिंग क्या होती है, ऑप्शनल होती है कि भैया आप लोग करवाओ या ना करवाओ। इश्यू ऑफ बॉन्ड इज रेगुलेटेड बाय, तो बॉन्ड हमारे किससे रेगुलेटेड होते हैं, सेबी से, सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया, ये क्या करती है, उनको रेगुलेट करने का काम करती है। द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कौन सा है हमारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कम इनटू एग्जिस्टेंस इन द ईयर्स, एसबीआई कब आया था, 1955 में। रीजनल रूरल बैंक आर मैनेज्ड बाय, तो किसके द्वारा मैनेज की जाते हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज की जाते हैं। उसके बाद अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ नोट इशू द आरबीआई इशू नोट, तो किस मेथड्स के थ्रू आरबीआई इशू नोट इशू करती है, मैक्सिमम रिजर्व मिनिमम रिजर्व सिस्टम, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो देखो कई बार क्या होता है, आंसर आते आते भी हम रॉन्ग बोल जाते हैं, तो हमें फिल करते टाइम भी, यहाँ पर तो कोई नहीं, लेकिन हमें फिल करते टाइम भी बहुत ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कई बार हमें तो ऑप्शंस में तो ज़रूर कन्फ्यूजन होती है, तो उस टाइम जो आपको ये नहीं कि तुक्का लगाया जाए, जी नहीं, जो आपको थोड़ा सा भी आइडिया आ रहा है, जिसको आप वो देखा देखा लग रहा है, उसी को आप चूज कीजिए। ए राइज इन द कैश रिजर्व रेशो ऑफ बैंक विल लीड टू, बैंकों में नकद कोषानुपात में वृद्धि, देखो कैश रिजर्व रेशियो को अगर इंक्रीज कर देती है तो जो मनी सप्लाई है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्यों, क्योंकि बैंकों को अपने पास ज़्यादा पैसा रखना पड़ता है, तो पैसा ज़्यादा रखेंगे तो बांटेंगे तो कम ही, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एन इंक्रीज इन द बैंक रेट अदर थिंग बीइंग द सेम विल लीड, बैंक रेट को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, डिक्लाइन इन द कॉस्ट ऑफ क्रेडिट, जो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट है वो कम हो जाएगी, या इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ क्रेडिट, या नाइदर डिक्लाइन। तो देखो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट यानी कि जो उधार देने की हमारी जो कॉस्ट आ रही थी, अगर हमने बैंक रेट इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दी तो वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो डिक्लाइन इन द कॉस्ट ऑफ क्रेडिट। उसके बाद द इशू कैपिटल ऑफ रीजनल रूरल बैंक वाज सब्सक्राइब्ड बाय, तो इशू के रीजनल रूरल बैंक वाज सब्सक्राइब्ड बाय, तो इशू कैपिटल में देखो इनका तीनों का ही शेयर्स होता है, स्पॉन्सर्ड बैंक का भी, स्टेट गवर्नमेंट का भी, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी, तो ऑल ऑफ दीज। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ए साउंड मॉनिटरी स्टैंडर्ड इज, तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है साउंड मॉनिटरी स्टैंडर्ड का, टू मेंटेन स्टेबिलिटी इन द करेंसी इंटरनल वैल्यू, to maintain stability in the currency external value, to maintain stability in the currency internal and external value, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 45, इंडिया लेफ्ट द सिल्वर स्टैंडर्ड इन, ऑप्शन में दिया हुआ है 1790, 1839, 90, 1893, तो ये देख लेना आप। विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर्ण करेंसी का प्रमाप की विशेषता नहीं है, तो देखो सर्कुलेशन ऑफ गोल्ड क्वाइन, फ्री क्वाइंस, फ्री एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गोल्ड, नो सर्कुलेशन ऑफ पेपर मनी, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर। उसके बाद विच फ्रॉम ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर अफेक्टिंग द वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी, तो इसका आ जाएगा हमारा क्वांटिटी ऑफ मनी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, क्रेडिट फैसिलिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन वाज गिवन बाय पिग्गू, तो कौन सी इक्वेशन दी थी, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड।
मनी सप्लाई मीन्स, तो मनी सप्लाई currency money, total stock of money in circulation at any moment, cash balance held by the government and the bank, currency note in circulation. Money supply means totals. तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन एट एनी मूवमेंट। उसके बाद है एक्सचेंज इक्विलेशन फंड वर क्रिएटेड अंडर विच फॉर्म ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड। गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड, गोल्ड रिजर्व स्टैंडर्ड, गोल्ड पार्शली स्टैंडर्ड, गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 51, विच प्रिंसिपल ऑफ नोट इशू रिक्वायर 100% मेटेलिक रिजर्व फॉर नोट इन सर्कुलेशन? इलास्टिक प्रिंसिपल, बैंकिंग प्रिंसिपल, करेंसी प्रिंसिपल। तो जो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, करेंसी प्रिंसिपल। नेशनल इनकम इज बेस्ड ऑन द, तो जो हमारी नेशनल इनकम बेस्ड होती है, टोटल रेवेन्यू ऑफ द स्टेट, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, नेट प्रॉफिट अर्नड एंड एक्सपेंडिचर मेड बाय स्टेट। ऑप्शन नंबर थर्ड। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 53, एज द इकोनॉमिक डेवलप द शेयर ऑफ टर्शरी सेक्टर इन जीडीपी। तो देखो इसमें जीडीपी में क्या होगा, अगर हमारी जो इकोनॉमी है डेवलप हो रही है तो जाहिर सी बात है जीडीपी में इसका शेयर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड विजिबल ट्रेड्स, इनविजिबल ट्रेड्स, डेब्ट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम इन तीनों को इंक्लूड करते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। गिवन गुड्स आर आल्सो कॉल्ड एज, तो गिवन गुड्स को हम इंफीरियर गुड्स भी कहते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ए ग्राफ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज कॉल्ड, जो क्या बताता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में रिलेशन बताता है, उसे हम क्या कहते हैं, डिमांड कर्व। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कमोडिटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ सब्सिट्यूट्स। तो सब्सिट्यूट्स का एग्जाम्पल कौन सा है, देखो सब्सिट्यूट्स गुड्स कौन सी गुड्स होती हैं जो एक गुड्स की जगह पर दूसरी गुड्स को हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखो पेट्रोल की जगह पे कार को यूज़ नहीं कर सकते, ये कौन सी गुड्स होगी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होगी, जो दोनों को हम साथ साथ यूज़ करना होता है। पेन एंड इंक भी हमारी कौन सी गुड्स होगी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होगी। बट मस्टर्ड ऑयल एंड कोकोनट ऑयल ये हमारी कौन सी होगी, सब्सिट्यूट्स गुड्स होगी, क्योंकि हम कोकोनट ऑयल की जगह पे मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी वाज फर्स्टली प्रोपाउंड बाय, तो इसको किसने फर्स्टली प्रोपाउंड किया था, एच.एस. गोसेन ने। अकॉर्डिंग टू मार्शल द बेसिक्स ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इज, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, इन द लॉन्ग रन ए परफेक्ट कम्पिटिटिव फर्म अर्न्स। देखो कोई भी अगर हमारी मार्केट होती है तो लॉन्ग रन में वो क्या अर्न करती है, नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करती है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद असेंशियल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ ए मोनोपोली फर्म इज, तो एमआर कट्स, एमसी कट्स एमआर फ्रॉम बिलो। उसके बाद ये हमारे देखो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। ए मार्केट स्ट्रक्चर करेक्टराइज बाय हैविंग ओनली वन बायर एंड वन सेलर ऑफ ए पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज नोन एज, देखो वन बायर देखते ही हम क्या लगा देते हैं, मोनोपोली। बट यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, वन बायर और साथ में वन सेलर भी है, तो वो हमारी कौन सी मोनोपोली हो जाएगी, बायलैटरल मोनोपोली।
देखो क्वेश्चन के एक पॉइंट को ध्यान से पढ़ना है, उसी से क्या हमारा आंसर चेंज हो जाता है। द डिमांड कर्व ऑफ ए मोनोपोलिस्टिक इज, तो जो डिमांड कर्व होता है मोनोपोलिस्टिक में वो क्या होता है, स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। उसके बाद एक कंज्यूमर ऑब्टेन्स द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन इफ ही एक्ट्स अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है कंज्यूमर को किस टाइम, किससे, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। व्हेन फ्यू नंबर ऑफ सेलर्स आर फाउंड इन ए मार्केट इज इट इज़ कॉल्ड, बहुत ही कम सेलर मिलते हैं तो वो किस मार्केट में होते हैं, ओलिगोपोली में, जिसमें 7, 8 या 10 तक ही क्या मिलते हैं, सेलर मिलते हैं। लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज आल्सो नोन एज, तो लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूट्स को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इक्वली मार्जिनल यूटिलिटी। ऑप्शन नंबर 3। द मेन डिमेरिट्स ऑफ ए सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज, तो देखो सोल ट्रेडिंग की जो मेन लिमिटेशन होती है वो क्या होती है, लिमिटेड कैपिटल, क्योंकि उसमें जो अगर एक व्यक्ति बिजनेस को चला रहा है तो कैपिटल भी तो एक की ही लगेगी, तो उसमें क्या हो जाते हैं, लिमिटेड सोर्स हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ सोल प्रोप्राइटर, कौन सी सोल प्रोप्राइटर की फीचर नहीं है, तो फुल कंट्रोल ऑन बिजनेस बिल्कुल होता है। लिमिटेड लाइबिलिटी, लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं होती, लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अगर बिजनेस को लॉस हो जाता है तो उसकी भरपाई के लिए उसकी खुद की कैपिटल को भी यूज़ किया जाता है, तो इसलिए जो लाइबिलिटी है वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। उसके बाद विद रेफरेंस टू स्टाफ पोजीशन फाइंड आउट द ओड नंबर ऑफ फॉलोइंग। No authority to get the suggestion, implement, no responsibility for wrong suggestion, no accountability for wrong suggestion। उसके बाद है फ्रॉम द फॉलोइंग द मोस्ट इकोनॉमिकल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। ACC इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, डायगोनल कॉम्बिनेशन। सर्कुलर कॉम्बिनेशन इज आल्सो कॉल्ड एज, तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। In line and staff organization, the staff is vested with no authority to issue order, full authority to issue order, full authority to issue order। The least democratic form of organization is, तो लिस्ट डेमोक्रेटिक का मतलब है जहाँ पर बहुत ही कम चलती हो, बहुत ही कम छूट मिली हुई है, तो वो हमारे किस ऑर्गेनाइजेशन में होता है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन में। लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज द मोस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम विच टाइप ऑफ फॉलोइंग बिजनेस यूनिट्स, तो वो हमारा स्मॉल बिजनेस यूनिट्स में ही चल सकता है। इन पार्टनरशिप ए माइनर कैन बी ए पार्टनर, देखो इन पार्टनरशिप में माइनर पार्टनर हो सकता है, बट किस केस में, ओनली बेनिफिट के केस में, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बट ओनली टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। एज पर कंपनी एक्ट 2013 ए वन पर्सन कंपनी इज, एक व्यक्ति हो सकता है, देखो 1 पर्सन जो कंपनी है वो क्या है, प्राइवेट कंपनी है। ऑप्शन नंबर 2। As per the Company Act 2013, in general, the maximum time gap specified between two annual general meeting of a company,
तो इनमें नॉट मोर देन 15 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। किन में? जर्नल मीटिंग में। जो हमारी एनुअली जर्नल मीटिंग होती है उनमें 15 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। When two or more steel manufacturing company combine in इट इज़ ए केस ऑफ, देखो दो कंपनी हैं, दो या दो से ज़्यादा कंपनी यदि सेम बिजनेस कर रही हैं और आपस में क्या होती है, मिलती हैं, तो उसे हम हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। उसके बाद पूल्स एंड कार्टल आर ए फॉर्म ऑफ, तो ये किसकी फॉर्म्स है? अमलगमेशन की। उसके बाद अमलगमेशन इज ए फॉर्म ऑफ कार्टल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेथड ऑफ जॉब इवेल्युएशन, तो रैंकिंग मेथड जॉब इवेल्युएशन के लिए यूज किया जाता है। द इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट वाज पास्ड इन, तो इंडियन ट्रेड एक्ट कब पास हुआ था? 1956 में, जब हमारी क्या चल रही थी? सेकंड पॉलिसी चल रही थी। जो 5 वर्षीय योजना होती है, 5 years प्लान है, वो जब हमारा सेकंड चल रहा था उस टाइम हमारी ये आई थी। उसके बाद है नेम द फर्स्ट ट्रेड यूनियन स्टेबलाइज इन 1920, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जो 1920 में क्या हुई थी? स्टेबलाइज हुई थी। फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ फ्री इंडिया वाज अनाउंस्ड इन द ईयर, तो कब, किस ईयर में अनाउंस हुई थी? 1947 में। उसके बाद द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ऑफ ए बिजनेस इंक्लूड्स, तो इन तीनों को ही क्या किया जाता है? इंक्लूड्स किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। फिजिकल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स नेचुरल रिसोर्सेज, क्लाइमेट, वाटर, इसका भी ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। इन विच ईयर डिड द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट केम इनटू ऑपरेशन, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ये 1947। विच स्टेट इन इंडिया इज, तो इसका आ जाएगा आंसर हमारा झारखंड। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज नेशनल रिवर्स, देखो ये नॉर्मली जीके के क्वेश्चन पूछे गए, तो जो हमारी गंगा है वो नेशनल रिवर है। उसके बाद वेयर इज़ द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लोकेटेड, तो ये कहाँ पे है? देहरादून। द टर्म मिक्स्ड इकोनॉमिक्स डिनोट्स, तो जो मिक्स्ड इकोनॉमिक है वो क्या डिनोट करती है? कोएग्जिस्टेंस ऑफ डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड सेक्टर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉल्ड एज ए पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर, तो सर्विस सेक्टर का पार्ट कौन सा है? हमारा बैंकिंग, जहाँ पर क्या दी जाती है? सर्विस दी जाती है। ए ट्रेड पॉलिसी रेफर्स टू, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी। उसके बाद द एब्रीवेशन ऑफ नाबार्ड्स, तो ये नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। इकोनॉमिक प्लानिंग इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ, तो इकोनॉमिक प्लानिंग किस में की जाती है? मिक्स्ड इकोनॉमिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर GST, GST के अंडर कवर्ड किसको नहीं किया गया है? तो नेचुरल गैस को।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोर्स ऑफ रिवेन्यू ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट? तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल इज, तो देखो क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल का इंस्ट्रूमेंट है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये सारे जो बाकी दिए हुए हैं ये क्या है? क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। द हेड क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर कहाँ पे है? जिनीवा में, ऑप्शन नंबर सेकंड। द टैक्स ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट इज नोन एज, तो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट पर जो टैक्स लगता है उसको कस्टम ड्यूटी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टूल ऑफ फिजिकल पॉलिसी, तो फिजिकल पॉलिसी का कौन सा टूल नहीं है? इंटरेस्ट रेट, टैक्सेशन, पब्लिक डेब्ट और पब्लिक एक्सपेंडिचर। इसको हम आपको डिटेल में करवाएंगे। फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी ये बहुत बार इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। वो प्रोपाउंड द मॉनेटरी थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल, तो ये किसने प्रोपाउंड की थी? R.G. होट्रेनी, ऑप्शन नंबर सेकंड। इसका आंसर तो रह गया था शायद, हाँ इंटरेस्ट रेट आएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फिजिकल डेफिसिट इज टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल रिसिप्ट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट्स, मार्केट्स बोरोइंग, revenue expenditure, revenue sum of budget deficit and government market borrowing and liabilities। तो इसका आंसर आ जाएगा जो फिजिकल डेफिसिट होता है वो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स। उसके बाद वो इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। देखो नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। ए स्पेसिफिक स्टेटमेंट विच स्पेसिफाई व्हाट मस्ट बी डन और मस्ट नॉट बी डन इन स्पेसिफिक सिचुएशन इज कॉल्ड, तो वो क्या होती है? हमारी स्ट्रेटजी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की कौन सी फीचर नहीं है? देखो फॉर्मल रिलेशन होता है, इनफॉर्मल भी होता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी भी होती है, बट ग्रुप ऑफ अननोन पीपल नहीं होती। डू और डाई, नो क्वेश्चन ऑफ वाई इज रिलेटेड, करो या मरो पर बट क्वेश्चन मत पूछो ये किस से रिलेटेड है, तो ये हमारी ऑटोक्रेटिक डायरेक्शन से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर सेकंड। तानाशाही से रिलेटेड है कि भाई कुछ भी करो बट क्वेश्चन मत पूछो, जो कह रहे हैं वही करो। फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ द बेस्ट टेक्निक ऑफ कोऑर्डिनेशन, तो कोऑर्डिनेशन की बेस्ट टेक्निक कौन सी है? कोऑर्डिनेशन बाय स्टाफ मीटिंग, की स्टाफ के साथ क्या रखना? कोऑर्डिनेशन रखना। सेल्फ के साथ भी कोई मैटर नहीं करता, लीडरशिप के साथ भी कोई मैटर नहीं करता, बट स्टाफ के साथ आप कोऑर्डिनेशन रखोगे तो बेस्ट टेक्निक होगी। द फुल फॉर्म ऑफ BEP एनालिसिस, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस, ऑप्शन नंबर थर्ड आ जाएगा। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर सिचुएशन इज कॉल्ड, तो उसको क्या बोलते हैं? फोरकास्टिंग। कस्टमर इज ऑलवेज राइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कस्टमर्स को क्या मानते हैं? राइट मानते हैं, तो ये हमारी क्या है? पॉलिसी है। एवरी सबऑर्डिनेट शुड बी गिवन डायरेक्शन बाय वन एंड ओनली वन सुपीरियर, दिस प्रिंसिपल इज नोन एज, एक सुपीरियर है और वही क्या करता है? सबको सबऑर्डिनेट्स को डायरेक्शन देता है, तो वो बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एक, ताकि एक से ही क्या मिल रहे हैं? उनको ऑर्डर मिल रहे हैं। विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन ऑर्गेनाइजेशन की कौन सी एडवांटेज नहीं है? तो देखो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती उसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रेफरेंस टू कमेटी ऑर्गेनाइजेशन, देयर में बी ए परमानेंट कमेटी, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड।
Which from the following is not an advantage of successful direction? एडवांटेज कौन सी नहीं है? तो देखो, हायर लेबर टर्नओवर का मतलब है कि जल्दी जल्दी लेबर आ रहे हैं, जल्दी जल्दी जा रहे हैं, एक साल में पता नहीं कितने लेबर्स को चेंज कर रहे हैं, तो ये सक्सेसफुल डायरेक्शन की एडवांटेज नहीं है। व्हेन ए प्लान इज फॉर्मुलेटिंग बिफोर एक्सपीरियंस इज ए प्रॉब्लम इज कॉल्ड, तो उसको बोलते हैं प्रोएक्टिव प्लान। और उसके बाद प्रॉब्लम के बाद अगर जो प्रक्रिया होती है, मतलब जो, उसको बोलते हैं हम रिएक्टिव प्लान। प्लान के बाद हम जो प्रोसेस करते हैं। विद रेफरेंस टू लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टाफ पोजीशन? तो तीनों ही हो सकती हैं, पर्सनल सेक्रेटरी, पर्सनल असिस्टेंट, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, ऑल ऑफ दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ कंट्रोल? कौन सा कंट्रोल का पार्ट नहीं है? नॉन सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स, ये नहीं है, क्योंकि मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है, करेक्ट एक्शन भी लिए जाते हैं और फीडबैक भी होती है, बट नॉन सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स नहीं होती, क्योंकि स्टैंडर्ड्स को सेट किया जाता है, नॉन सेट नहीं। आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजरियल फंक्शन डायरेक्शन इज नीडेड? आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजर, किसके बाद डायरेक्शन की जरूरत होती है? तो स्टाफिंग के बाद डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। मोटिवेशन तो होता ही नहीं है। प्लानिंग उससे पहले की जाती है, सबसे पहले, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, और फिर सबसे लास्ट में क्या होती है? कंट्रोलिंग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? कौन सा ट्रू नहीं है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड कन्वेंशन, बिल्कुल सही है। एनी चेंज इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल और मेथड विल इफेक्ट द यूटिलिटी ऑफ द अकाउंटिंग स्टेटमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हाई इन्फ्लेशन। द अमाउंट एसोसिएटेड विद द आइटम ऑफ बैलेंस शीट आर एडजस्टेड टू करंट प्राइस लेवल। तो ये गलत है, क्योंकि इसमें क्या कहा गया है कि महंगाई बढ़ रही है, तो हम क्या कर देंगे? उनके अमाउंट को एडजस्ट कर देंगे बैलेंस शीट में। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। द कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो, जो कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो क्या शो करती है? इंक्रीज एंड डिक्रीज इन एब्सोल्यूट फिगर्स। कॉमन साइज स्टेटमेंट आर द फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। व्हाट इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशो? यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकालना है। तो देखो, 6 लाख में से अगर 50,000 सेल्स रिटर्न लेस करेंगे तो हमारे आ जाएगा 550, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लेस करने के बाद 110, तो 110 डिवाइड बाई 550, 20% हमारा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ए लो स्टॉक टर्नओवर रेशो इंडिकेट्स, एक लो स्टॉक टर्नओवर रेशो क्या इंडिकेट्स करती है? कि ओवर इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक, कि स्टॉक में क्या है, ज़्यादा पैसा लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी इज इंडिकेट बाय, लॉन्ग टर्म सिक्योर डेट इक्विटी रेशो हमारे लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी को शो करती हैं। कलेक्शन फ्रॉम बुक डेब्ट्स, अगर बुक डेब्ट से हम कलेक्ट करते हैं तो नो इफेक्ट ऑफ करंट रेशो, क्योंकि जो हमारे डेटर्स होते हैं वो भी हमने पहले ही लिखे होते हैं, करंट रेशो निकालते हैं उस टाइम। तो अगर उन वो बस सिर्फ अपना नाम चेंज करते हैं, अमाउंट चेंज नहीं होता है, तो करंट रेशो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर रिकॉर्डेड फैक्ट्स। विच वन इज हायर रेशो इज नॉट फेवरेबल? हायर रेशो फेवरेबल नहीं होती, तो वो किसकी? ऑपरेटिंग रेशो की, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड के बाद हमारी जो जो चीज़ हम बना रहे हैं वो चेंज हो रही है, तो ऑपरेटिंग रेशो हायर अच्छी नहीं होती। कैश फ्लो स्टेटमेंट
हेल्प इन विच फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारे जो है शॉर्ट टर्म की फाइनेंशियल प्लानिंग बनाने में हेल्प करती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर इज फाइनेंशियल एक्टिविटी। If the net operating profit of the business 90,000 debtor had decreased during the year 40,000 to cash from operations. डेटर डिक्रीज हो रहे हैं तो जो हमारा कैश इंक्रीज हो 130 आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद कैश पे टू सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, तो ये हमारी कौन सी एक्टिविटी है? देखो पेमेंट ऑफ डिविडेंड ये हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटी है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। और जो हमारी फर्स्ट थी वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज थी। तो देख लेना कौन सा मैच हो रहा है इससे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड अपॉन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, बिल्कुल सही है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड अपॉन एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ये गलत है, ऑप्शन नंबर सेकंड। हाउस सेल ऑफ इक्विटी 90,000 शुड बी शोन इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो बुक वैल्यू 1 लाख है, तो उसे किस में दिखाएंगे हम? सेल ऑफ इक्विपमेंट, तो 90,000 से ही दिखाएंगे। कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग फाइनेंशियल कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 90,000। A transaction related to sale of assets being entered in sales book, it is an example of सेल ऑफ एसेट्स, एसेट्स को सेल किया गया, उसे सेल बुक में दिखा दिया गया। देखो ध्यान, हमने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी कि अगर सेल्स बुक में कौन सी एंट्रीज होती हैं जो गुड्स को सेल्स किया जाता है, बट यहाँ पर सेल किसको किया जा रहा है? एसेट्स को किया जा रहा है, और उसे हम सेल्स बुक में शो कर देते हैं। तो देखो एसेट्स को सेल करते हैं तो जनरल प्रॉपर में दिखाया जाता है, तो सेल्स बुक में यहाँ पर गलत होगी। तो ये हमारी किसकी एरर होगी? एरर ऑफ प्रिंसिपल्स की। द बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट इज शोन ऑन, तो ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया जाता है बैलेंस ऑफ सस्पेंस को, उसी का पार्ट होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है? रिजर्व फॉर बैड डेट्स इज मेड ऑन डेटर्स आउटस्टैंडिंग एक्सपीरियंस इफ अपीयर्स इन द ट्रायल बैलेंस इज टेकन ओनली टू द बैलेंस शीट, ये भी सही है। क्लोजिंग स्टॉक इफ अपीयर्स इन द ट्रायल बैलेंस इज नॉट टेकन टू ट्रेडिंग अकाउंट, बिल्कुल सही है, एक ही जगह पे शो करते हैं तब बैलेंस शीट में शो करेंगे। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग इज डन एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज हायर। देखो सारी बात सही कही गई, बट यहाँ पे जो हायर वर्ड है ये गलत लगा दिया गया, क्योंकि क्या देखते हैं? विच एवर इज लोअर, ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट्स मेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द अकाउंटिंग ईयर विल बी डिडक्टेड इन द बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में किस वैल्यू पर डिडक्ट किया जाता है? फ्रॉम द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ एसेट्स कंसर्न, जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है उसमें से क्या किया जाता है? लेस किया जाता है। ए मशीन इज परचेज 50,000 डेप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइडेड एनुअली अकॉर्डिंग टू द फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट। द यूजफुल लाइफ दी हुई है 10 ईयर्स, रेजिड्यूल वैल्यू दी हुई है 10,000। व्हाट इज़ द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालनी है, इसकी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आएगी 8%। आप निकाल के देख लेना, अगर नहीं आती है तो आप कमेंट सेशन में हमें बताइएगा, हम आपको निकाल के दिखा देंगे। इफ़ प्रेफरेंस शेयर आर रिडीम्ड एट प्रीमियम द सच प्रीमियम में बी प्रोवाइडेड आउट ऑफ। देखो प्रीमियम के अमाउंट को हम किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं? शेयर्स, न्यू शेयर्स इशू के लिए और शेयर्स प्रीमियम अकाउंट्स।
तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, शेयर प्रीमियम अकाउंट। रुको सॉरी, यही था। उसके बाद व्हेन शेयर आर फॉरफिटेड कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड बाय, तो कैपिटल अकाउंट किससे डेबिटेड किया जाता है? जो हमारी कॉल्ड अप अमाउंट ऑफ शेयर्स होती है। ऑप्शन नंबर सेकंड। प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स कैन बी यूज्ड फॉर, इस क्वेश्चंस को समझने में दिक्कत होगी शायद। इफ प्रेफरेंस शेयर आर रिडीम्ड एट प्रीमियम, प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया जाता है प्रीमियम, देन सच प्रीमियम में बी प्रोवाइडेड आउट ऑफ, सही था नहीं वैसे। प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स कैन बी यूज्ड फॉर, तो शेयर्स, दिमाग, प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ शेयर इशू करते हैं तो उस टाइम जो प्रीमियम दिया जाता है उसका यूज़ किस लिए कर सकते हैं? इश्यू ऑफ बोनस शेयर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ट्रांसफरिंग टू जनरल रिजर्व, तो इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स के लिए उसका यूज़ कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट में भी यूज़ नहीं कर सकते, जनरल रिजर्व में भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि उसे कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है? कैपिटल रिजर्व में। आफ्टर द डिवेंचर आर रिडीम्ड द बैलेंस इन द सिंकिंग फंड अकाउंट इज ट्रांसफर टू, डिवेंचर को रिडीम करने के बाद जो सिंकिंग फंड का अमाउंट होता है उसको किस में ट्रांसफ़र करते हैं? जनरल रिजर्व में। डिवेंचर होल्डर क्या होते हैं? कंपनी के क्रेडिटर होते हैं, ओनर नहीं होते। कई बच्चे ये कहते हैं कि मैम ओनर होते हैं, जी नहीं, ओनर कौन होते हैं? हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं। डिवेंचर होल्डर्स को सिर्फ पैसे से मतलब होता है। द गुडविल ब्रोथ इन बाय द न्यू पार्टनर इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर इन द ईयर, देखो गुडविल है न्यू पार्टनर की, जो गुडविल लाई गई है वो ओल्ड रेशो में शेयर की जाएगी। तो अगर यहाँ पे ओल्ड रेशो ना होता तो इक्वल आ जाता, अगर कोई भी रेशो नहीं दी गई है तो देखो ये रेशो निकालनी है। इससे क्वेश्चंस कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन केस ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर्स, देखो केस अगर रिटायरमेंट या डेथ होती है तो उसमें भी हम किस में बांटते हैं अपने प्रॉफिट को? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटते हैं। बैंक बैलेंस दे रखा है, कैश बैलेंस काउंट करना है, डिविडेंड दे रखे, कलेक्शन बाय बैंक, तो ये देख लेना आप। उसके बाद बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज, बैंक रिकन्सिलेशन क्या होती है? लेजर अकाउंट पार्ट ऑफ कैश बुक, एक सेपरेट स्टेटमेंट होती है जिसको हम क्या करते हैं? मैच करते हैं। हमारा जो पासबुक का बैलेंस है और जो हमारे कंपनीज में जो हमने बैंक का बैलेंस रखा हुआ उन दोनों को क्या करते हैं? मैच करते हैं। तो ये क्या होती है? एक स्टेटमेंट होती है। तो ये थे हमारे 150 क्वेश्चंस आते हैं। 20 या 30 क्वेश्चन हमारे रीजनिंग, मैथ्स, कंप्यूटर्स वगैरह के पूछे जाते हैं, बाकी हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। तो ये हमारा बीकॉम का जो 2020 में हुआ था एंट्रेंस एग्ज़ाम, वो था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज़ का। आई होप आपको इन सभी के आंसर्स क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको क्वेश्चंस का आंसर्स कोई भी गलत लगता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। और हाँ, और किसी यूनिवर्सिटी का अगर आप पेपर चाहते हैं सोल्व करना, अगर आपके पास पेपर है तो पेपर सेंड कर सकते हैं, और पेपर नहीं है तो भी आप कमेंट में बताइए। अगर हमसे हो सकेगा तो हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please subscribe my channels and share with your friends. Thank you.